जितने भी नीतीश के खेमे में थे सब जन स्वराज्य बनते जा रहे हैं। आरसीपी सिंह, उसके बाद खुद प्रशांत किशोर, फिर जो भी साजिश वाजिश होती है वो सब किया गया। 14 के बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है ये खुले रूप से यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करती है। मंत्री बनाया जा रहा था या बनना चाहते थे? जलता हुआ जिला के रूप में जाना जाता था। यहाँ तरह तरह के गिरोह थे, लेकिन मेरे समझ से 2009 के बाद नीतीश जी का ध्यान इधर उधर चला गया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे किसी एक छोटे से व्यक्ति को कह रहे हो तो प्रभाव पड़ता है कि नीतीश जी भूलते भूलते नहीं है। तो 2014 में जब चुनाव हुआ, नीतीश जी भूलते नहीं हैं, उदय सिंह को नहीं जीतना है। हाँ, ये उन्होंने बना लिया था और ओपनली कहते थे कि इनको नहीं जीतने देना। भावना है ये, और ये राजनीति में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हार के पीछे का वजह आप नीतीश जी को मानते हैं? तो मैंने तो कोई जनता दरबार नहीं लगाया है, लेकिन बाहर कौन लोग बैठे हैं। बिहार में जागृति लाने की आवश्यकता है और एक अभियान शुरू होनी चाहिए, तो एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि आप कॉरपोरेट में ही रह गए। इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। नीतीश जी अपने यहाँ के आंतरिक राजनीति को नहीं संभाल पाए। वो लल्लन सिंह बनाम किसी को आप अपमानित करेंगे बेवजह, और बेवजह उससे बदला लेने की प्रयास करेंगे तो वो अलग रास्ता ढूंढ लेगा। तो आरसीपी सिंह जी ने अलग रास्ता ढूंढ लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी जहां हम मौजूद हैं पूर्णिया यानी कि 2 बार के सांसद रह चुके बीजेपी से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पास आए हुए हैं इन मसलों को लेकर कि आखिरकार इन्होंने जन स्वराज को क्यों चुना, जन स्वराज्य बनने का। और जिस तरीके से आज ये जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उन हर मसलों पे बात करेंगे कि पूर्णिया में आज पूर्णिया की स्थिति कैसी है, बिहार की स्थिति किस प्रकार है और जन स्वराज्य बनना कितना कठिन है। देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बबीता जी, देशवा न्यूज़ पर बुलाने के लिए। आपकी चैनल को मेरी शुभकामनाएं। आप भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी जो आपने फिर 2 बार सांसद के बाद भी आपके क्षेत्र के लोगों ने 2014 में आपको नकारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, हम लोग स्वतंत्रता के समय से ही मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी रहा और 2004 में मैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से तैयारी कर रहा था, क्योंकि पूर्व में भी 2 बार कांग्रेस ने मुझे यहाँ से मौका दिया था। इसलिए मेरे टिकट को लेकर कोई संदेह नहीं था। और 2004 में जब चुनाव के बहुत करीब आ गए तो एक घटना घटी जिसमें यहाँ के उस समय के सांसद, जो इत्तेफाक से अभी भी हमारे माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो सांसद थे और वो जाकर उन्होंने अपने पार्टी का विलय रामविलास जी के साथ कर लिया। और रामविलास जी क्योंकि कांग्रेस घटक दल में थे, उसके एक घटक दल के रूप में थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को यहाँ से शायद मौका ना मिले चुनाव लड़ने का। तो मैंने फैसला किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो जब मैंने कह दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा तो मुझे बुलावा आया देश के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ से। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सारी बातों के बाद, शिष्टाचार के बाद, उन्होंने पूछा कि क्या मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी में क्या खराबी है, क्योंकि उसके पहले बीजेपी की तरफ ना मैंने देखा था ना मुझे कोई जानने की इच्छा थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे किसी एक छोटे से व्यक्ति को कह रहे हो तो प्रभाव पड़ता है। तो चुनाव में क्योंकि बहुत कम दिन रह गए थे, लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन के लिए क्षेत्र आया और लोगों से पूछकर मैंने बीजेपी में शामिल हुआ। और वो बहुत अच्छा कार्यकाल मेरा था सभी दृष्टिकोण से। 2004 से 2014 तक वाजपेयी जी के नेतृत्व में और फिर अडवाणी जी के नेतृत्व में बहुत स्वतंत्रता से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्षेत्र में जो काम होना था वो भी हुआ। कुछ चुनाव फिर 2010 में हुआ था तो 2010 मानता हूँ, लेकिन मेरे समझ से 2009 के बाद नीतीश जी का ध्यान इधर उधर चला गया था।
वो अपनी राज्य की तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। और 2010 के चुनाव के बाद 2009 की चुनाव फिर हुई तो मैं सर्वाधिक मतों से, बिहार में सर्वाधिक मतों से मैं जीता था। लेकिन 2012 आते आते ऐसा लगा कि जो भ्रष्टाचार है और जो अफसरशाही है वो अन्य जिलों के मुकाबले यहाँ कम था। और वो कम का श्रेय मैं अगर अपने खुद ले लूँ तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सब कड़ाइयों के बाद भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही फिर से बढ़ने लगी थी। हमने ये कहा था कि आप लोग अच्छे नेता हैं, लेकिन निज़ाम ऐसा क्यों है कि सभी लोग परेशान हैं। खैर, तो कहते हैं लोग कि नीतीश जी भूलते नहीं हैं। तो 2014 में जब चुनाव हुआ, नीतीश जी भूलते नहीं हैं, कहते हैं लोग कि नहीं भूलते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या मतलब बदला लेते हैं। भावना है ये, और ये राजनीति में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आपने जो वेदना प्रदर्शन किया उस कहीं ना कहीं उससे नीतीश नहीं, बिल्कुल जी स्पष्ट रूप से आहत हुए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री करीब 14 दिनों तक पूर्णिया में कैंप करके उसने ये उद्देश्य ध्येय बना लिया कि उदय सिंह को नहीं जीतना है, तो एक उदय सिंह को नहीं जीतना है। हाँ, ये उन्होंने बना लिया था और ओपनली कहते थे कि इनको नहीं जीतने देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नहीं जीता और मुझे कोई दुख नहीं है कि क्यों नहीं जीता। तो हार के पीछे का वजह आप नीतीश जी को मानते हैं? नीतीश जी और नीतीश जी का जो प्रशासन था, जिस तरीके से एक सांसद वो जनता दरबार लगा सकता है, क्या आपने कभी अपने जनता से संवाद की, या कुछ लोग कहते हैं कि आप कॉरपोरेट में ही रह गए? तो मैंने तो कोई जनता दरबार नहीं लगाया है, लेकिन बाहर कौन लोग बैठे हैं ये तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो इसलिए ये सब दुष्प्रचार करने वाले, और लोकतंत्र में ये ना हो तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने प्रश्न पूछा था कि मैं जनसुराज में कैसे आ गया। जनसुराज की अवधारणा, जनसुराज एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था। और इसकी नींव किसने रखी? जनसुराज के अभियान की जी मैंने, प्रशांत किशोर जी ने, पवन वर्मा जी ने, अन्य भी लोग बहुत सारे थे जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि बिहार में जागृति लाने की आवश्यकता है और एक अभियान शुरू होनी चाहिए। तो एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ। पार्टी ये तब बनी जब अभियान के दौरान लोगों का ये कहना हुआ कि साहब अगर हम आपकी बात मान भी लें तो हम वोट किसको देंगे। तो फिर महसूस हुआ कि एक पार्टी की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और 2 अक्टूबर 24 को हम लोगों ने पार्टी विधिवत अनाउंस किया। थोड़ी सी हंसी आती है कि मैं जनसुराज से तब से हूँ जब से जनसुराज की कल्पना की गई। जितने भी नीतीश के खेमे में थे सब जनस्वराजी बनते जा रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह, उसके बाद खुद प्रशांत किशोर, जो कहीं ना कहीं कहा जाता था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। तो क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था या बनना चाहते थे? सब चीज़ों को अगर एक साथ मिश्रित करके देखा जाए तो वो उचित नहीं होगा। प्रशांत जी का नीतीश जी के साथ आना, महागठबंधन बनाना, बीजेपी को मात देना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। जब CAA अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें प्रशांत जी ने नीतीश जी से पूछा था कि हमारा क्या इसमें रुख होगा। तो नीतीश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे संसद में। लेकिन जब संसद में ये बिल आया तो अजीबोगरीब तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने CAA बिल का समर्थन किया, और जब समर्थन किया तो प्रशांत जी ने बाध्य होकर उस निर्णय के खिलाफ में पब्लिकली बयान दिया, और उस पब्लिक बयान के कारण इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया क्या या निलंबित कर दिया गया, जो भी हो। तो प्रशांत जी की यात्रा जनता दल यूनाइटेड के साथ तो इस कारण समाप्त हुई। RCP सिंह साहब का कुछ दूसरा मामला है। RCP सिंह साहब नीतीश जी के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, पहले एक अफसर के रूप में और फिर उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में
बहुत लोगों का मानना है कि जनता दल यूनाइटेड की जो भी संगठनात्मक संरचना है उसको बनाने में, उसको कायम करने में आरसीपी सिंह जी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही। और फिर क्योंकि नीतीश जी अपने यहाँ के आंतरिक राजनीति को नहीं संभाल पाए, वो लल्लन सिंह बनाम आरसीपी सिंह हों या अन्य लोग हों, तो एक कन्फ्यूजन सा बना कि केंद्र में मंत्री कौन बनेगा, और अंतोगत्वा सबकी सहमति से आरसीपी सिंह जी बने केंद्र में मंत्री। तो फिर यहाँ ये बात चलने लगी कि साहब वो तो ये गलत हो गया कि वो बन गए, और फिर जो भी साजिश वाजिश होती है वो सब किया गया। मतलब आप कहेंगे कि साजिश के शिकार हो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आप आरसीपी सिंह जी से पूछें, वो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन मुझे जो मालूम है कि साजिश के तौर पे उन्हें किया गया। तो किसी को आप अपमानित करेंगे बेवजह, और बेवजह उससे बदला लेने की प्रयास करेंगे, तो वो अलग रास्ता ढूंढ लेगा। तो आरसीपी सिंह जी ने अलग रास्ता ढूंढ लिया। बीजेपी में वो कभी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ख्याल है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। बात चल रही थी कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए। बीजेपी के साथ भी लगता है कि उनकी कुछ गलतफहमी हुई होगी एक दूसरे के बीच में। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, नजरअंदाज कर दिया आरसीपी सिंह। बीजेपी के लिए तो बहुत सहज चीज़ है। ये 2014 के बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये खुले रूप से यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करती है कि आप इस्तेमाल कीजिए किसी की उपयोगिता को जब तक कर सकते हैं, और जब उपयोगिता आपको लगे कि अब नहीं है तो उसे नज़रअंदाज कर दें, अलग कर दें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आरसीपी सिंह जी आज जन स्वराज पार्टी के हिस्सा हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। और वही नहीं, उनका जितना काडर है, जिस काडर में बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के लोग शामिल हैं, वो आज जन स्वराज के साथ हैं। ये बहुत खुशी की बात है। पप्पू यादव कहते हैं, कौन है प्रशांत किशोर?